नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। देश के सबसे बड़े नेटवर्क टीवी 9 में आज हम आपको न्यूज टॉप 9 में दिखाएंगे। अफगानिस्तान में कंधार पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जल्द होगा शपथ ग्रहण। तालिबान ने अपने राष्ट्र को लेकर क्या कुछ कहा और हथियारों के दम पर कहां डराते नजर आए तालिबानी लड़ाके। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान नेता और दोहा में राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद पहली बार काबुल पहुंचा है। मुल्ला बरादर तालिबान के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला के साथ बैठक करेगा। माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर को ही अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मुल्ला बरादर ने ही अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने काबुल में मंगलवार को पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर बात की और कहा कि अब अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने, हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हमने पुरानी विचारधारा बदली नहीं है। तालिबान के मुताबिक हमारी सोच पहले जैसी ही है। महिलाओं को लेकर कहा कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में उन्हें काम करने की इजाजत होगी। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया। हमने उन सब बातों को भुला दिया है जो हमारे खिलाफ हुई हैं। हम सभी देशों को भरोसा देते हैं कि हम उनके दूतावास और लोगों की सुरक्षा करेंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने वादा किया कि उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है। इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे। प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछली अशरफ गनी की सरकार किसी योग्य नहीं थी और किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती थी। अब तालिबान सबको सुरक्षा देगा। तालिबान के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ तालिबान की बदली हुई छवि दिखाने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान को भी झटका दिया। तालिबान ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय और भारत का अंदरूनी मसला माना और इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। एक और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी छवि बदली हुई बताई, लेकिन काबुल और दूसरे शहरों से आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। तालिबानी लड़ाके लोगों पर अत्याचार करते दिखे। बंदूकों और हथियारों के दम पर ये लोगों को काबुल की सड़कों पर डराते नजर आए। लड़ाकों की दहशत लोगों पर साफ देखी जा सकती है। तालिबान सरकार जल्द अफगानिस्तान की राजधानी बदलने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजधानी को काबुल से कंधार ट्रांसफर किया जा सकता है। इस फैसले को लेने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान इसका जल्द ऐलान कर सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भागने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और कहा कि वे देश के सभी नेताओं से सहयोग और समर्थन के लिए संपर्क कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह को आखिरी बार अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में देखा गया था, जहां वे तालिबान विरोधी कमांडर्स के साथ नजर आए थे। काबुल एयरपोर्ट की भीड़, फायरिंग से लोगों में दहशत। किसने कहा कि तालिबान के मार डालने के इंतजार में? और काबुल की कुछ दिलेर महिलाओं ने बेखौफ होकर तालिबानियों से मांगे अधिकार। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 काबुल में कोहराम। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत रही रोया रहमानी ने वर्तमान परिस्थिति के लिए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। रहमानी ने दावा किया है कि गनी ने ही सेना को लड़ने से मना किया था और उन्होंने ही अफगानिस्तान की बदहाली की स्क्रिप्ट लिखी है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की ताज़ा तस्वीरों से लोगों में दहशत और बढ़ गई है। मंगलवार को भी काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग देश छोड़कर बाहर जाने की फिराक में लग रहे हैं। अब भी एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की भारी भीड़ है, उनमें कुछ भारतीय भी हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की माने तो तालिबानी आतंकी घरों में घुसकर महिलाओं को अगवा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही काबुल में गैंग रेप की वारदातें बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तालिबान 12 साल से 45 साल की उम्र तक की महिलाओं की खोज करवा रहा है। अफगानिस्तान से महिलाओं पर अत्याचार का भयावह वीडियो सामने आया है।
वीडियो ये साबित करता है कि तालिबानी लड़ाकों में दया और संवेदनशीलता जैसा कोई गुण नहीं होता। वीडियो में देखिए कैसे ये लड़ाके एक महिला की खुलेआम सड़क पर हत्या कर देते हैं। अत्याचारियों ने महिला की खोपड़ी में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की पहली और युवा महिला मेयर जरीफा गफ्फारी का बड़ा बयान सामने आया है। गफ्फारी को तालिबान ने जान से मारने की धमकी दी है। 27 साल की जरीफा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इस इंतजार में जी रही हूं कि तालिबानी आतंकी आए और मेरे जैसी महिलाओं को मार डाले। अफगानिस्तान के काबुल में कुछ बहादुर महिलाएं तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरी और महिला अधिकारों, नौकरी और स्कूलों में हक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं काबुल के वजीर अकबर खान इलाके में जुटी थीं। इनकी मांग है कि अफगानिस्तान से जुड़े अहम मसलों पर महिलाओं की भी राय ली जाए। अफगानिस्तान के काबुल से तालिबानी लड़ाकों की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। एक महिला रिपोर्ट इंटरव्यू के दौरान जब तालिबानी लड़ाकों से लोकतंत्र के समर्थन और नारी अधिकारों पर सवाल करती हैं, तो पहले तो तालिबान का कमांडर हंसने लगा। उसके कुछ सेकंड बाद ही उसने और रिपोर्टर से कहा कि कैमरा बंद कर दो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के काला फतुल्ला इलाके में एक पूर्व सांसद के घर लौट रहे हथियारबंद लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर तालिबान के नाम पर लूटपाट के आरोप हैं। वीडियो में दिख रहा है कि तालिबानी लड़ाके फैसला ऑन द स्पॉट तरीके से आरोपियों को सड़क पर ही सजा दे रहे हैं। काबुल में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स को तालिबानी तरीके से सजा दी गई। लोगों ने उसे पकड़कर उसका मुंह काला किया और बीच चौराहे पर खड़ा कर खूब बेइज्जत किया। इस दौरान लोग आरोपी की फोटो खींचकर वायरल करते नजर आए। इधर कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर बुलाया विशेष सत्र और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अफगान की नई सरकार को मान्यता देने को लेकर क्या कुछ कहा। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगानिस्तान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर हिंदू और सिख की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल मौजूद रहे। तालिबान संकट के बीच काबुल से भारतीय राजदूत दूतावास के स्टाफ सहित करीब 150 लोग मंगलवार को सुरक्षित भारत पहुंचे। इसमें आईटीबीपी के जवान और कुछ पत्रकार भी शामिल थे। सभी वायुसेना के विमान के जरिए जामनगर पहुंचे, जिन्हें बाद में इसके बाद हिंडन एयरबेस लाया गया। काबुल से सभी भारतीयों को सुरक्षित लाना किसी मिशन से कम नहीं था। हालांकि एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कैबिनेट सचिव लगातार मामले की निगरानी कर रहे थे। पूरे टीम को सरकार की ओर से आदेश था कि किसी भी भारतीय को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक को प्रस्तुत एक आधिकारिक अनुरोध के बाद बुलाया जा रहा है। अब तक इसे 79 देशों का समर्थन मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा है कि जब अफगान सैनिक मुकाबला नहीं करेंगे तो गृह युद्ध से लड़ने के लिए अमेरिका कब तक अपने बेटे और बेटियों की कितनी पीढ़ियां भेजेगा। मैं एक बार फिर साफ कर रहा हूं कि हम अतीत में की गई गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि उनके देश की तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। ट्रूडो के मुताबिक उन्होंने एक विधिवत निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को बलपूर्वक हटाकर सत्ता संभाली है, इसलिए कनाडा तालिबान को समर्थन नहीं देगा। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वह तालिबान के साथ तभी काम करेगा जब अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाएगा। ईयू की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद उसे तत्काल मान्यता देने की उसकी कोई योजना नहीं है। यूरोपीय नागरिकों और ईयू के साथ काम करने वालों की सुरक्षित निकासी के लिए भी बात करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सबसे पहले समर्थन देने वालों में चीन भी शामिल है। हालांकि चीन ने अभी तक मान्यता देने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उसने बयान जारी कर तालिबान से दोस्ती की इच्छा जाहिर की है। चीन ने तालिबान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार देगा।
अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर पूरी दुनिया से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं रूस ने तालिबान राज का खुला समर्थन किया है। रूस ने दावा किया है कि तालिबान राज में गनी सरकार से बेहतर हालात होंगे और इसमें देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। अब दिल्ली में किस पार्टी ने की जातीय जनगणना की मांग? केजरीवाल ने किसे बनाया उत्तराखंड में अपना सीएम उम्मीदवार? कश्मीर में बीजेपी नेता के क्यों निशाने पर हैं? देश की तमाम अहम खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच भी जातीय जनगणना की मांग तेज हो रही है। नीतीश के बाद अब अपना दल ने भी इसकी मांग कर दी है। केंद्र में मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह देश की मांग है। इसके साथ ही अनुप्रिया ने ओबीसी मंत्रालय बनाने की भी वकालत की है। यूपी में चुनाव सिर पर देख जातीय गोलबंदी के लिए नेता कुछ भी बयान देने से नहीं हिचक रहे। बीएसपी के महासचिव और सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। मिश्रा ने कहा कि कानपुर के विकास दुबे कांड में एक दिन पहले ससुराल आई खुशी दुबे को जेल में डाल दिया गया। उसकी जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हवाले से कार्रवाई की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि अस्थाना की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड को नजरअंदाज किया गया। किन्नौर हादसे के 1 हफ्ते पूरे हो गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब पूरा हुआ है। इस बीच मलबे में से 3 और शव निकाले गए हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। आईटीबीपी ने सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया है, लेकिन लोकल पुलिस और होम गार्ड के जवान अभी कुछ समय तक मौके पर नजर रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को छोड़कर पहली बार किसी चेहरे को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। मंगलवार को देहरादून पहुंचे केजरीवाल ने कोठियाल के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि देश को नेता नहीं देशभक्त चाहिए। इस मौके पर केजरीवाल और कोठियाल के साथ भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला। पहले ही उत्तराखंड के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा कर चुके केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। वहीं सीएम का चेहरा बनाए जाने पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। कोठियाल ने आगे कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी और तब उत्तराखंड में विकास के लिए कोई कदम नहीं छोड़ा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनसीआर में टेलीकॉम सर्विस देने वाली एक कंपनी पर छापा मारा है। ये छापा एनसीआर में कंपनी के 5 ठिकानों पर डाला गया है। सर्च के दौरान कंपनी की खरीद और इंपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन किए जाने की खबर है। बताया गया है कि कंपनी टेलीकॉम से जुड़े सामान की ट्रेडिंग और उसे इंस्टॉल करने का काम करती है। कश्मीर में राजनीतिक हत्याओं का दौर थम नहीं रहा। बीजेपी नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में घाटी में 23 बीजेपी नेताओं या कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अकेले पिछले 1 साल में कुलगाम में ही 9 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आतंकियों के शिकार हो गए। अल्ताफ ठाकुर ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुहर्रम जुलूस कवर कर रहे पत्रकारों के एक समूह पर मंगलवार को लाठीचार्ज किया। पुलिस ने शहर के जहांगीर चौक पर मुहर्रम के 10 दिनों की शोक की अवधि के 8वें दिन जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे कुछ शिया मुस्लिमों को हिरासत में लिया है। पत्रकारों का आरोप है कि मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन ने पुलिस के बल प्रयोग की निंदा की है। उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी 12 और एटीएस बनाने की जरूरत? अमरिंदर और केजरीवाल पर एक साथ क्यों बरसे बादल? बिहार में क्यों सज गया एक और चुनावी मैदान? राज्यों की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। यहाँ 2 आईईडी से ब्लास्ट करने की योजना की जानकारी मिली थी, लेकिन सुरक्षा बलों को समय रहते जानकारी मिल गई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उन्हें 5-5 किलो वजन के 2 आईईडी मिले, जिन्हें समय रहते नष्ट कर दिया गया। 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पंजाब पुलिस ने 4 और हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद किए हैं। ये बरामदगी बटाला जिले के एक गांव से हुई है। रविवार की रात दोनों आतंकियों की हुई गिरफ्तारी के बाद भी 2 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुए थे। बताया गया है कि दोनों आतंकी ब्रिटेन के किसी संगठन से जुड़े थे।
मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों की करतूत सामने आई है, जहां एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई। पैसे के लेन देन को लेकर 4 लोगों ने पीड़ित संतोष को रोका और अपहरण कर कस्बे से दूर ले गए। वहां ले जाकर डंडों से उसकी पिटाई की गई। युवक रहम की भीख मांगता रहा और पैसा देने की बात करता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे तब भी नहीं बख्शा और खुद अपनी दबंगई का वीडियो भी बनाते रहे। यूपी में एटीएस की 12 और इकाइयों का गठन होगा। इसके लिए 10 जिलों मेरठ, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर में एटीएस यूनिट के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है, जबकि वाराणसी और झांसी के लिए जल्द ही जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ 132 पन्नों की चार्जशीट जारी की है। पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने चार्जशीट जारी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कैप्टन और दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। अकाली ऐसे नेताओं से बचाने के खिलाफ जल्द ही 100 दिन में राज्य के हर गाँव और कस्बे में पहुँचेगी। दिल्ली के तुगलकाबाद में 2 जातियों के बीच जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 15 अगस्त को जाटव और गुर्जर परिवारों के बीच जमकर मारपीट के बाद अब जाटव समाज के लोगों का आरोप है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर उन्हें तिरंगा फहराने से रोका गया। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि बाबा साहेब की मूर्ति कुछ महीने पहले की थी और इसे कभी किसी ने अपवित्र नहीं किया। इंदौर में गरीबों को बांटे जाने वाले केरोसिन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें शामिल 9 केरोसिन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50,000 लीटर से ज्यादा केरोसिन जब्त किया गया। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने राशन दुकानों से बिकने वाले केरोसिन का अवैध रूप से भंडारण किया है। इसी के बाद दी गई दबिश में मामला सही निकला। बिहार में फिर से चुनावी जंग बिसात बिछ चुकी है। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह है कि चुनाव 11 चरणों में होगा। ये 11 चरण 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। महिलाएं अब खुद पहल कर रही हैं और आगे निकल रही हैं। गोरखपुर के सहजनावा से ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जहां महिलाएं हल्दी की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। 5 महीने से हम लोग का हल्दी का खेती चल रहा है और हल्दी का खेती हम लोग वहाँ खेत में उगाते हैं। जब हम लोग समूह में हुए तो दिमाग में आया कि मतलब हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, तो वही सोच के हम लोग फिर हल्दी का काम शुरू किए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां पर सिर्फ एक केस आने पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया? कौन सा ये देश है? देश में एक दिन में कितनी वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना? केरल को लेकर क्यों बढ़ रही सरकारों की चिंता? अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में। कोरोना का एक केस सामने आने पर न्यूजीलैंड में 3 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार की आधी रात से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग जरूरी चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट पहुंच गए, जिससे वहां लंबी लंबी लाइनें लग गई। यही नहीं, इस खबर से न्यूजीलैंड के डॉलर के मूल्य में भी बड़ी गिरावट आ गई। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में 7 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि जो एक संक्रमित मिला है वो इसी शहर में था। वहीं कोरोमंडल में भी 3 की बजाय 7 दिन सख्त लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति वहां भी गया था। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने देश के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए महामारी के शीघ्र खात्मे की उम्मीद की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,157 नए मामले सामने आए हैं और 440 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 37,137 मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल देश में कोरोना के 3,61,445 केस हैं। यूपी और दिल्ली में कोरोना पूरी तरह से काबू में आ चुका। दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए, जबकि 30 लोग इस दौरान रिकवर हो गए। वहीं यूपी में एक दिन में 26 मामले आए और 24 लोग रिकवर हुए। दोनों ही जगहों पर अब 500 से कम एक्टिव केस बच गए हैं। देश में कोरोना के केस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश में कोविड के हालात पर बैठक बुलाई। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चिंता केरल को लेकर है, जहां अभी भी 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं।
भारत में 16 अगस्त को एक दिन में कोविड टीके की 88.13 लाख से अधिक खुराक लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने एक दिन में सबसे अधिक टीके की खुराक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही ये दिन इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तौर पर दर्ज होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर बधाई भी दी है। केरल में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे, लिहाजा राज्य सरकार तमाम एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर है। इसी के तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने प्रदेश के 48 अस्पतालों में पेडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू स्थापित करने का निर्देश दिया है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केरल में पिछले 24 घंटे में फिर 21,500 से ज्यादा केस आए हैं। केरल में कोरोना के मामले अभी भी बेकाबू हैं, लेकिन लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं। राज्य के कोट्टायम से तस्वीर आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग कोरोना नियमों की कितनी अनदेखी कर रहे हैं। ये हाल तब है जबकि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कोशिश में है कि राज्य में हालात सुधरे। आंध्र प्रदेश उन कुछ राज्यों में शुमार है जहां अभी 1000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1066 नए मामले आए, जबकि 11 लोगों की महामारी ने जान ले ली। हालात की गंभीरता को भांपते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कोविड पर रिव्यू मीटिंग बुलाई और बाकी तैयारियों के अलावा वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश दिया।